हेलो दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं 49वां एपिसोड। दोस्तों, मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मेरे दोस्त वीडियो को देखते हैं वो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमारा दिल खुश हो जाता है। तो मेरे सभी दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आदित्य जब घर आया तो उसकी नजर सोनिया जी पर गई। सोनिया जी उसे बहुत ही नाराज दिख रही थी। सोनिया जी की बात सुनकर आदित्य का चेहरा भी उतर गया था। उसे लगा कि सोनिया जी उसके लिए देरी से घर आने की वजह से नाराज है। इसलिए आदित्य ने माफी मांगते हुए कहा, मम्मी मैं घर आने में थोड़ा लेट हो गया था, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन सोनिया जी उस पर माफी का कोई असर नहीं हुआ। उनके मन पर यशवंत जी की बातों का गहरा असर हुआ था। उन्होंने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, माफ तो तुम कर दो हमें, बख्श दो अपनी माँ को। ये कहते हुए उनकी आंख भर आई और उनकी आवाज कांपने लगी। उन्हें इस हालात में देखकर रीना दौड़कर उनके पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए सहारा देने की कोशिश करने लगी और बोली, मम्मी आप शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ इससे। सोनिया जी ने गुस्से में रीना का हाथ झटक दिया और आदित्य की ओर देखते हुए बोली, कोई फायदा नहीं है इसे समझाने का। फिर अपने हाथ जोड़ते हुए वो आगे बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर भी पकड़ सकती हूँ तुम्हारे, टीना का पीछा छोड़ दो। ये कहते हुए वो आदित्य के पैर छूने लगी। सोनिया जी की हालात देखकर आदित्य को शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चुपचाप सोनिया जी और रीना की बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हो गया था और उसकी माँ इस तरीके से बात क्या कर रही थी। उसके पास कोई शब्द भी नहीं थे कि उनका वो जवाब दे सके। रीना ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए पूरी बात बताई। आज यशवंत अंकल का फोन आया था, उन्होंने फोन करके तुम्हारी हर हरकत बता दी। तुम्हारी हरकतों की वजह से मम्मी को बहुत बेइज्जती महसूस हुई है, पता है तुम्हें। रीना की बात सुनकर आदित्य का दिल टूट गया। वो बेसुध होकर सोनिया जी और रीना की तरफ देखता रहा। तभी सोनिया जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम मेरे एक ही बेटे हो, मेरे जिंदगी भर की कमाई हो, तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती मैं मैं भूल जाओ उसे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। ये कहते हुए सोनिया जी की आंखों से आंसू झरने लगे और उनके सीने में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा। आदित्य ने अपनी मां को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, भूल गया मॉम, मैं उसे भूल गया। आप प्लीज रोइए मत, मेरा दिल दुखता है, आप जानती तो हैं। सोनिया जी ने चिल्लाते हुए कहा, इस उम्र में इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकती, मुझ में अब हिम्मत नहीं बची है। ये कहते हुए उनकी सांसें फूलने लगी और वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। सोनिया जी को देखते रीना जी और आदित्य भी घबरा गई। आदित्य ने उन्हें संभालने के लिए बार बार पुकारा, मॉम, मॉम क्या हुआ मॉम। सोनिया जी बेहोश हो गई। उनकी हालात देखकर रीना और आदित्य दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य ने उन्हें झकझोरते हुए कहा, मॉम, मॉम प्लीज आंखें खोलो, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, आप प्लीज अपनी आंखें खोलो, माफ कर दो मुझे। जब सोनिया जी ने कोई आंसर नहीं किया तो रीना भागकर पानी का गिलास लेकर आई। उनके चेहरे पर छींटे मारते हुए बोली, मॉम प्लीज उठिए ना, आंखें खोलो ना। लेकिन सोनिया जी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने तुरंत चिराग को आवाज लगाई। चिराग दौड़कर बाहर आया और गाड़ी निकाल ली। रीना और आदित्य ने सोनिया जी को संभालते हुए गाड़ी में बैठाया और अस्पताल के लिए और निकल गए। रास्ते में आदित्य लगातार रोते हुए कह रहा था, मॉम, मॉम प्लीज आंखें खोल लो, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, आप प्लीज आंखें खोल लो, माफ कर दो मुझे मॉम, प्लीज मॉम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आदित्य पूरी तरह से टूट चुका था। उसने पागल भरे अंदाज में कहा, मॉम प्लीज आंखें खोलिए ना, मैं आपकी हर बात मानूंगा, एक बार माफ कर दीजिए मुझे। फिर उसने रीना की ओर देखते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, दीदी आप ही कहिए ना मॉम से कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बात करें, मुझे डांटे चाहे तो मार ही ले। रीना की आंखों में भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार सोनिया जी को जगाने की कोशिश करते हुए बोली, मम्मी, मम्मी उठिए ना प्लीज मॉम, मॉम। लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। सोनिया जी ने कोई आंख नहीं खोली। आदित्य ने सोनिया जी को कसकर गले लगा लिया और जोर से चिल्लाया, मॉम। लेकिन सोनिया जी की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। भाई बहन दोनों लगातार रोते जा रहे थे। जैसे ही वो लोग अस्पताल पहुंचे, सोनिया जी को स्ट्रेचर पर लेटाया गया और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर ने सोनिया जी का चेकअप किया और बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीर स्वर में कहा, उनकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। उनके बचने की संभावना 50% है, लेकिन अगर उनका ऑपरेशन डॉक्टर राहिल करें तो यह संभावना 50% से 90% तक बढ़ सकती है। आदित्य ने बिना समय गवाए ही तुरंत जवाब दिया, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर, जल्दी से डॉक्टर राहिल को बुला लिए ना। डॉक्टर ने आदित्य की बात सुनते हुए कहा,
लेकिन डॉक्टर राहिल को बुलाना इतना आसान नहीं है। वो हीरा चंदानी अस्पताल में ड्यूटी करते हैं और अपने सिद्धांतों और उसूलों के पक्के हैं। हीरा चंदानी, ये नाम सुनते ही आदित्य के मन में शिवानी का नाम गूंजने लगा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि शायद हीरा चंदानी अस्पताल हीरा चंदानी ग्रुप के अंदर आता होगा। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या हीरा चंदानी अस्पताल हीरा चंदानी ग्रुप के अंदर आता है? डॉक्टर ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, यह अस्पताल हीरा चंदानी ग्रुप का ही हिस्सा है, लेकिन डॉक्टर राहिल से अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं। उनके अपॉइंटमेंट के लिए 4 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाते ही आदित्य सोच में पड़ गया। उसने मन में सवाल बार बार में उठ रहा था कि उसे शिवानी को कॉल करना चाहिए या नहीं। तभी रीना ने उसे गहरी सोच में डूबा हुआ देखा। उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हिमेश को कॉल करती हूँ। वो डॉक्टर राहिल से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आदित्य अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसने रीना की बात भी अनसुनी कर दी और जवाब दिया, दीदी, आपको जीजू से बात करने की कोई जरूरत नहीं। हीरा चंदानी ग्रुप के मालिक मेरी कॉलेज फ्रेंड है। आप पूछ रही थे ना कि जो गाड़ी में लेकर आया था वो भी उसी की थी। यह सुनकर रीना चौंक गई और तुरंत बोली, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? जल्दी फोन करो अपनी दोस्त को। आदित्य ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और शिवानी हीरा चंदानी को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ से कॉल जल्दी ही उठा लिया गया। शिवानी ने उत्सुकता से फोन पर कहा, हाँ आदित्य, क्या हुआ? इतनी रात को फोन क्यों किया? आदित्य ने बिना किसी भूमिका के सीधा ही कहा, शिवानी, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और डॉक्टर राहिल ही उनके जान बचा सकते हैं। प्लीज तुम कुछ मदद कर सकती हो? शिवानी ने बिना देर किए गंभीरता से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अस्पताल आती हूँ। लगभग आधे घंटे के भीतर ही शिवानी अस्पताल के अंदर पहुंच गई और तुरंत डॉक्टर से मिली और बिना समय गवाए सोनिया जी को हीरा चंदानी अस्पताल में शिफ्ट करवाने का प्रबंध कर दिया। हीरा चंदानी अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर राहिल को स्थिति समझाई गई। उन्होंने बिना देर किए ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उन्होंने आदित्य और रीना से कहा, देखिए, ऑपरेशन बहुत नाजुक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग भगवान से प्रार्थना करें। डॉक्टर राहिल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। 4 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। हर एक मिनट आदित्य और रीना के लिए किसी युग से कम नहीं लग रहा था। दोनों भाई बहन अस्पताल के बाहर भगवान से प्रार्थना लगातार करते जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 4 घंटे बाद डॉक्टर राहिल ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। उनकी थकी हुई आंखें और गंभीर चेहरे को देखकर आदित्य और रीना घबरा गए। डॉक्टर राहिल ने धीमे स्वर में कहा, देखिए, मैंने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब सब भगवान पर छोड़ा जा सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य और रीना दोनों की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। आदित्य ने रीना की ओर देखा और रीना ने उसकी ओर। दोनों की आंखों में भय, दर्द और असहायता साफ झलक रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और भगवान के सामने सिर झुका दिया। भगवान, मेरी माँ को बचा लो। मैं आपके सामने अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब आपकी हर बात मानूंगा। बस मेरी माँ को ठीक कर दो। आदित्य फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना करने लगा। रीना ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी माँ को बचा लो। हम उनके बिना नहीं रह सकते। हमारी माँ को ठीक कर दो। इधर शिवानी आदित्य के पास आकर बोली, आदित्य, तुम परेशान मत हो। डॉक्टर राहिल ने अपना सबसे अच्छा काम किया है। अब बस हमें उम्मीद रखनी चाहिए। आदित्य ने शिवानी की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। उसने कहा, शिवानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो शायद। उसकी आवाज भर्रा गई और वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। शिवानी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दोस्ती का मतलब यही होता है आदित्य। तुम मेरे लिए वैसे भी मेरे परिवार जैसे हो। अब सब ठीक हो जाएगा, बस विश्वास रखो। अगले 48 घंटे हर पल एक परीक्षा की तरह थे। सोनिया जी को आईसीयू में रखा गया था और आदित्य और रीना की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। और लगातार दोनों सोनिया जी की हालात को लेकर चिंतित थे और हद गुजरता हुआ पल उन्हें और अधिक परेशान कर रहा था। शिवानी ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अस्पताल के स्टाफ को हर सुविधा का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद भी रात भर अस्पताल में ही रुक गई। दूसरी तरफ चौधरी हाउस में सुबह की सुनहरी किरणें खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थी, लेकिन ये उजाला वहां बैठे परिवार के दिलों में कोई गर्माहट नहीं ला रहा था। नाश्ते की मेज पर सभी सदस्य मौजूद थे, टीना, माही और उनके माता पिता यशवंत और यामिनी। परंतु इस समय माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। टीना अपने चेहरे पर उदासी का मुखौटा लगाकर बैठी थी। वो बार बार अपने सिर को हल्का झुकाकर कुछ सोचने का दिखावा कर रही थी। उसके इस नाटक का मकसद साफ था, सबको ये विश्वास दिला देना कि वो आदित्य की बातों से बहुत ही ज्यादा दुखी हुई है। माही, जो अपने स्वभाव के अनुसार सबका ध्यान रखती
और सभी को चाय सर्व कर रही थी। जब माही की नजर टीना पर पड़ी तो उसने पूछा, क्या हुआ टीना, कहाँ खोई हुई हो? नाश्ता तो करो ना। टीना ने कोई बात का जवाब नहीं दिया। उसके इस बर्ताव से यामिनी और यशवंत का ध्यान भी उसकी तरफ चला गया। यामिनी ने बेटे की हालात देखकर उसके मन में बेचैनी की भापने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत उसे संभालने का प्रयास किया। माही से पनीर का पराठा दो, इसे बहुत ज्यादा पसंद है, यामिनी ने माही को कहा। माही ने पराठा प्लेट में रखते हुए टीना की ओर बढ़ा दिया, लेकिन टीना ने धीरे से मना कर दिया। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है, यशवंत ने अपनी बेटे को समझाते हुए कहा। क्या हो गया बेटा, खाओ ना, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खास तौर ये पनीर वाले पराठे बनाए हैं। यशवंत के समझाने पर टीना ने अनमने ढंग से पराठा अपनी तरफ कर लिया और खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो माही की ओर घूरते हुए मन ही मन बोली, तुम देखना माही, मैं तुम्हारे युवराज को हर हाल में तुमसे छीन कर रहूंगी। टीना के मन में युवराज को लेकर कई तरह की योजनाएं घूम रही थी, लेकिन तभी यशवंत के फोन की घंटी बजने लगी। फोन की आवाज सुनते ही यशवंत ने मोबाइल उठाते हुए कहा, अब सुबह सुबह किसका फोन आ गया? यामिनी ने उन्हें टोकते हुए कहा, पहले आराम से नाश्ता कर लीजिए, फोन बाद में देख लीजिएगा। यशवंत ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, अंकित भाई का फोन है। यामिनी ने फिर उन्हें मना करते हुए कहा, उन्हें तो सुबह शाम ही काम होता है, फोन करते रहते हैं, बाद में बात कर लीजिएगा, अभी आराम से नाश्ता कर लीजिए। लेकिन माही ने यशवंत से फोन उठाने के लिए कहा। बाबा अब फोन उठा ले, हो सकता है कोई जरूरी बात करनी हो। यशवंत ने उसकी बात मान ली और कॉल रिसीव कर लिया। फोन पर दूसरी तरफ से अंकित थे, जो बहुत ही घबराए हुए लग रहे थे। यशवंत, यशवंत भाई, सोनिया जी को हार्ट अटैक आया है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है, अंकित ने कहा। यह सुनते ही यशवंत के होश उड़ गए। उनके हाथ से लगभग फोन गिरते गिरते बचा। उसने हैरानी से और चिंता में कहा, क्या? अंकित ने फिर पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, उनकी हालात बहुत गंभीर है, कुछ भी हो सकता है, आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। यशवंत ने अंकित की बात सुनकर फोन कट कर दिया। फोन रखते ही यशवंत ने यामिनी की ओर देखा और उनके हालात देखकर यामिनी ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या कह दिया अंकित भाई ने? यशवंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोनिया जी को हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल में है। यामिनी ये सुनते ही बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी सोनिया जी से आराम से बात करें, वो हार्ट पेशेंट है, बेचारी का क्या कसूर है? टीना जो इस बातचीत को ध्यान से सुन रही थी, तुरंत बीच में बोल पड़ी, तो बाबा का क्या कसूर है, आप उन्हें इतनी बातें सुना रही हैं? सोनिया आंटी को पहले भी अस्थमा की दिक्कत थी, वही हुआ होगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यामिनी ने गुस्से में उसे देखा और बोली, तुम ये क्या कह रही हो टीना, किसी की जान पर बन आई हो और तुम इसे इतने हल्के में ले रही हो? यामिनी ने फिर कहा, मैं इतनी बेरहम नहीं हो सकती, मैं अस्पताल जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। टीना को अंदर ही अंदर यामिनी के इस निर्णय से डर लगने लगा। वो जानती थी कि अगर यामिनी अस्पताल जाती है तो आदित्य और उनका मिलना तय है। वो सोच रही थी कि कहीं यामिनी के जाने से आदित्य उसकी जिंदगी में वापस न आ जाए। उसने तुरंत कहा, मम्मा आपका वहां जाना जरूरी नहीं है, आपको देखकर बिना वजह आदित्य बदतमीजी करेगा और फिर से कोई बोल सीन क्रिएट कर देगा। लेकिन यामिनी को अब किसी की बात का परवाह नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया, टीना अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं जाऊंगी तो तुम गलत हो, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। यशवंत ने भी यामिनी के फैसले का समर्थन किया और बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो यामिनी, चलो तैयार हो, हम चलते हैं। दोनों ने जल्दी से तैयार होकर अस्पताल ले जाने के लिए फैसला कर लिया। लेकिन टीना अपने मन ही मन एक षड्यंत्र बुनने लगी। माही के मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। सोनिया जी की स्थिति गंभीर देखकर उसके भीतर तक झकझोर हो गया था और वो घर के हाल में अकेली बैठी थी। उसका चेहरा तनावग्रस्त था और वो बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। वो चाहती थी कि यामिनी अस्पताल पहुंचते उसे खबर दे, लेकिन अब तक कोई कॉल नहीं आया था। घड़ी की टिक टिक उसकी बेचैनी और बढ़ा रही थी। वो कभी सोफे पर बैठ जाती तो कभी खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगती। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर पड़ रही थी और ठंडी हवा के झोंके अंदर तक सिरहन पैदा कर रहे थे। लेकिन माही को इस सब का कोई एहसास भी नहीं था। कुछ देर बाद टीना अपने कमरे से बाहर निकली। वो नाइट ड्रेस में थी और उसके बाल अभी थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लापरवाही झलक रही थी। उसने माही को बेचैनी से इधर उधर टहलते देखा तो तुरंत ताना मारते हुए बोली, माही तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? माँ और बाबा वहां है ना, सब संभाल लेंगे। माही ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, मुझे सोनिया आंटी की बहुत चिंता हो रही है, उनका स्वास्थ्य पहले से इतना नाजुक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोम ने अब तक फोन क्यों नहीं किया। मैंने साफ कहा था कि अस्पताल पहुंचते ही फोन करना।
टीना ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। ओहो, तुम ना जरूरत से ज्यादा सोचती हो। मॉम को हर बात पर इमोशनल होने की आदत है। तुम देखना, शाम तक सोनिया आंटी अपने पैरों पर चलकर घर आ जाएंगी। इन लोगों को तो बस मजा आता है हमें ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके, समझी? माही ने उसकी बात काटते हुए कहा। टीना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम जानती हो सोनिया आंटी की हालात कितनी गंभीर है। भगवान न करे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम सब जिंदगी भर गिल्ट में रहेंगे। टीना ने अपनी लापरवाही को और बढ़ाते हुए कहा। गिल्ट? हम गिल्ट में क्यों रहेंगे? हमने क्या किया है? अगर सोनिया आंटी ने अपने बेटे को थोड़ा काबू में रखा होता तो आज ये सब नहीं होता। माही उसकी बात सुनकर गुस्से में बोल पड़ी। उसने झल्लाते हुए कहा। टीना, अपनी ये बकवास बंद करो। सोनिया आंटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और आदित्य को लेकर इतनी कड़वाहट क्यों है तुम्हारे अंदर? ये वक्त इन चीजों का नहीं है। मैं तो मंदिर जा रही हूँ, उनके लिए पूजा करवाऊंगी। तुम्हें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये कहकर माही ने अपना दुपट्टा उठाया और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। माही के मंदिर जाने के बाद टीना ने चैन की सांस ली। उसने सोचा, अब कम से कम थोड़ी देर के लिए सोनिया आंटी का ड्रामा तो बंद हो गया। टीना वापस अपने कमरे में आ गई और यामिनी का नंबर डायल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था और वो झुंझला कर बोली। मॉम को भी हमेशा गलत टाइम पर फोन बंद करना होता है। अब कैसे पता चलेगा कि अस्पताल में चल क्या रहा है? टीना ने फिर से माही की चिंता को लेकर सोचना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि अगर माही इसी तरह से सोनिया आंटी को और आदित्य के करीब होती चली गई तो उसका खेल खराब हो सकता है। वो लगातार सोचे जा रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि अपनी मॉम और डैड को सोनिया आंटी जी के पचड़े से अलग कर दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या करेगी अब टीना? क्या होगा आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, बेमानी मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा प्यार जरूर करें। कहानी को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग दोस्त मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों। हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और हम मन करता है कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और लेकर आए। तो मैं आपको और भी जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि अपने इसी महीने के बाद अगले महीने फरवरी में हमारी एक नई कहानी भी शुरू होने जा रही है। वो भी बहुत ही अच्छी रोमांटिक और साथ में फाइट वाली कहानी होगी। तो आप लोगों को वो कहानी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और साथ ही इस कहानी को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें।